हमारी कहानी गैस और धूल के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से शुरू होती है। इससे बहुत पहले कि खड़े होने के लिए कोई जमीन होती। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जो हमारी समझ से परे विशाल है, जो अंतरिक्ष के अंधेरे विस्तार में तैर रही है। यह हमारे सौरमंडल की नर्सरी थी। एक महान तारा, हमारा सूर्य, इसके ठीक बीच में प्रज्वलित हुआ और इस यूनिवर्सीय धूल को अपने चारों ओर एक घूमती हुई डिस्क में खींच लिया। यह वह पृथ्वी नहीं थी जिसे हम जानते हैं। फोर्स की इसके सबसे पहले तत्व थे। रेत के दानों से भी छोटे पत्थर, बर्फ और धातु के छोटे छोटे कण खालीपन में तैर रहे थे। वे निर्माण खंड थे, प्राचीन बीज जिनसे एक दिन एक दुनिया का जन्म होगा। एक युवा उग्र तारे के चारों ओर एक शांत धीमी गति के नृत्य में फंसे हुए थे। यह यूनिवर्सीय बादल एक अराजक और फिर भी अद्भुत रूप से रचनात्मक जगह थी। आज हमारी दुनिया को बनाने वाली हर चीज उस घूमती हुई डिस्क में मौजूद थी। वह लोहा जो हमारे खून में बहता है, वह कार्बन जो पेड़ों का निर्माण करता है, और वह सिलिकॉन जो हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों को बनाता है। वे सभी वहीं थे, बिखरे हुए और इंतजार कर रहे थे। ये छोटे कण एक सौम्य लेकिन लगातार बल, गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए थे। यह वही बल है जो आज हमारे पैरों को जमीन पर मजबूती से रखता है। तब यह अपना स्मारकीय काम शुरू कर रहा था, धीरे धीरे इन धूल के पार्टिकलों को मिलने और एक दूसरे से चिपकने के लिए प्रेरित कर रहा था। एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर रहा था जो लाखों करोड़ों वर्षों तक चलेगी। इसे ब्रह्मांड के अनदेखे कोनों में एक यूनिवर्सीय धूल के गुच्छे की तरह सोचें, जो बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे ये छोटे गुच्छे अधिक पार्टिकलों को आकर्षित करते गए, वे बढ़ते गए। पहले वे छोटे कंकड़ बन गए, फिर बड़े पत्थर और फिर विशाल चट्टानें, कुछ कई मील चौड़ी। सौरमंडल एक व्यस्त, भीड़ भरी जगह थी जो इन भटकते हुए स्टोन्सों से भरी हुई थी, जिन्हें अब हम प्लैनेटिकाएं, प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। वे पहले ठोस पिंड थे, प्लैनेटों के प्रोटोटाइप। हर एक अपने आप में एक छोटी सी दुनिया थी, अंधेरे में घूमती हुई, भाग्य से टकराने के रास्ते पर, गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागों से खींची हुई इस भव्य यूनिवर्सीय नृत्य में। सामग्री के इकट्ठा होने की यह प्रक्रिया हमारे घर के निर्माण में पहला मूलभूत कदम था। यह एक धीमी और अक्सर हिंसक असनफोर्सी थी। जैसे जैसे ये पिंड बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण पुल और मजबूत होता गया, जिससे वे और अधिक सामग्री को आकर्षित कर सके और सूर्य के चारों ओर अपने रास्ते साफ कर सके। यह एक उल्लेखनीय विचार है कि हमारा पूरा ग्रह अपने सभी पहाड़ों, महासागरों और जीवित प्राणियों के साथ ऐसी विनम्र शुरुआत से एक एक करके बनाया गया था। तारों की धूल के एक फैले हुए बादल से कुछ ठोस और महत्वपूर्ण आकार लेना शुरू कर रहा था। एक ग्रह के जन्म के लिए मंच तैयार किया जा रहा था, एक वाकई खास प्लैनेट। जैसे जैसे प्लैनेटेसिमल्स का आकार बढ़ता गया, उनका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल प्रभाव बहुत ज्यादा होता गया। वे अब सिर्फ धूल इकट्ठा नहीं कर रहे थे, वे अब अपने छोटे चट्टानी पड़ोसियों को भी अपनी ओर खींच रहे थे। बिगिनिंगी सौरमंडल एक यूनिवर्सीय निर्माण स्थल था, लेकिन बहुत वायलेंट। टकराव लगातार और शानदार थे। पहाड़ों या छोटे चंद्रमाओं के आकार की बड़ी बड़ी चट्टानें एक दूसरे से टकराईं। टूटने के बजाय वे अक्सर आपस में मिल गईं। उनका संयुक्त द्रव्यमान और गर्मी उन्हें एक और भी बड़ी वस्तु में बदल देती थी। इसी तरह युवा पृथ्वी या प्रोटो अर्थ एक एक करके विशाल प्रभावों से बढ़ती गई। यह आग और टकराव से पैदा हुई एक दुनिया थी, जो हर मुठभेड़ के साथ लगातार बड़ी और गर्म होती जा रही थी। इस लगातार बमबारी से अविश्वसनीय मात्रा में गर्मी पैदा हुई। इन टकरावों से मिली ऊर्जा अंदर फंसे रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय के साथ मिलकर पूरे युवा ग्रह को पिघला दिया। पृथ्वी पिघली हुई चट्टान का एक चमकता हुआ, पिघला हुआ गोला बन गई। मैग्मा का एक गोला जो आज हम जानते हैं किसी भी ज्वालामुखी से ज्यादा गर्म था। इस तरल अवस्था में विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन नामक एक महत्वपूर्ण घटना हुई। लोहे और निकल जैसे भारी पदार्थ अपने वजन से नीचे डूब गए। वे ग्रह के केंद्र की ओर चले गए, जिससे घना धात्विक कोर बना, जो हमारी दुनिया को उसका चुंबकीय क्षेत्र देता है, एक सुरक्षा कवच जिस पर हम आज भी निर्भर हैं। हल्के पदार्थ, पिघली हुई चट्टान और सिलिकेट्स सतह पर तैरने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर उठे, वे धीरे धीरे ठंडे होने लगे। इससे एक आदिम परत बनी, जो इस मैग्मा महासागर की सतह पर ठोस चट्टान की एक पतली, नाजुक त्वचा थी।
ये वैसी स्थिर सतह नहीं थी जैसी हम जानते हैं। ये लगातार टूटती और पुनर्चक्रित होती रहती थी, क्योंकि अंतरिक्ष से ज्यादा एस्टेरॉयड और धूमकेतु नीचे गिरते थे और नीचे से पिघली हुई चट्टान के गुच्छे ऊपर की ओर धकेलते थे। आरंभिक पृथ्वी नर्क के एक दृश्य जैसी दिखती होगी, एक चमकता हुआ लाल गर्म गोला जिसकी सतह पर दरारें और एक मोटी धुंध छाई हुई थी। निर्माण का यह तीव्र दौर अंततः धीमा होने लगा। सबसे बड़े टकराव कम होते गए, क्योंकि युवा पृथ्वी ने अपनी कक्षीय मार्ग को मलबे से साफ कर दिया। ग्रह ने अब अपना ज्यादातर द्रव्यमान इकट्ठा कर लिया था और यह ज्यादा तेजी से ठंडा होने लगा। इसका गोल आकार इसके पिघले हुए अतीत का सीधा परिणाम है। गुरुत्वाकर्षण ने तरल चट्टान को सभी दिशाओं से समान रूप से खींचा, जिससे एक लगभग सही गोला बन गया। भयंकर अराजक संयोजन समाप्त हो रहा था। पृथ्वी अब एक ठोस चट्टानी ग्रह थी, एक अलग दुनिया, लेकिन यह अभी भी एक बंजर और निर्जीव जगह थी। अगले महत्वपूर्ण तत्वों के आने का इंतजार कर रही थी। हमारा नया प्लैनेट एक बंजर पथरीली दुनिया था, लेकिन यह ज्यादा समय तक ऐसा नहीं रहने वाला था। इसकी कहानी के अगले चैप्टर में 2 जरूरी चीजों, पानी और हवा का आना शामिल है। लंबे समय तक यह एक रहस्य था कि पृथ्वी, जो गर्म सूरज के इतने करीब बनी थी, वह पानी की दुनिया कैसे बन गई। इसका जवाब आसमान से आया है। अपने बनने के आखिरी स्टेज में पृथ्वी पर सोलर सिस्टम के ठंडे बाहरी इलाकों से कॉमेट्स और एस्टेरॉयड की बारिश हुई। ये कॉस्मिक ट्रैवलर सिर्फ पत्थर नहीं थे, इनमें खूब बर्फ थी। लाखों सालों तक वे हमारे ग्रह से टकराते रहे और बूंद बूंद करके पानी देते रहे। इस स्वर्गीय बारिश ने नई बनी क्रस्ट पर बड़े उथले बेसिन भर दिए। पहले सतह इतनी गर्म थी कि कोई भी पानी तुरंत भाप बनकर उड़ जाता, लेकिन जैसे जैसे ग्रह ठंडा होता गया, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पानी लिक्विड के रूप में रह सका। यह इकट्ठा होने लगा, जिससे पहली छोटी झीलें बनी, जो विशाल वैश्विक महासागरों में बदल गईं। पृथ्वी पर पहली बारिश की कल्पना करें, एक ऐसी मूसलाधार बारिश जो सदियों तक चली और धीरे धीरे लाल गर्म चट्टान को नीली और हरी दुनिया में बदल दिया। ये पानी जीवन का पालना बन जाएगा, वह घोल जिसमें पहली जटिल केमिस्ट्री शुरू हो सकती थी। उसी समय एक एटमॉस्फेयर बन रहा था। युवा पृथ्वी की तेज ज्वालामुखीय एक्टिविटी ने अपने पिघले हुए अंदर से बड़ी मात्रा में गासें छोड़ी। इस प्रोसेस को आउटगेसिंग कहा जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप, नाइट्रोजन और दूसरे कंपाउंड आसमान में फैल गए। यह बिगिनिंगी एटमॉस्फेयर आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं वैसा बिल्कुल नहीं था। यह घना, जहरीला था और हमारे लिए सांस लेने लायक नहीं होता। हालांकि यह बहुत जरूरी था। इसने एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया, जिसने ग्रह को लिक्विड पानी के लिए पर्याप्त गर्म रखा, और इसने एक जरूरी चादर प्रदान की जो सतह को सूरज की तेज रेडिएशन से बचाती थी। सतह को ढंकते हुए महासागरों और एक पुराने एटमॉस्फेयर के साथ जीवन के शानदार प्रवेश के लिए मंच आखिरकार तैयार हो गया था। इन पुराने महासागरों की गहराई में सतह पर कठोर परिस्थितियों से सुरक्षित कुछ सचमुच चमत्कारिक होने लगा। बिजली और पानी के नीचे के ज्वालामुखी वेंट्स से ऊर्जा पाकर साधारण केमिकल कंपाउंड ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। ये मॉलिक्यूल्स आखिरकार पहले साधारण सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बदल गए। ये जीवन की शुरुआत थी, एक शांत और विनम्र शुरुआत जिसने अरबों सालों में ग्रह की सतह और एटमॉस्फेयर को उस जीवित दुनिया में बदल दिया जिसमें हम आज रहते हैं। हमारे प्लैनेट के बनने की इस एपिक जर्नी को समझना सिर्फ एक दिलचस्प साइंस लेसन से कहीं ज्यादा है। यह हमारी अपनी ओरिजिन्स को समझने के बारे में है। हमारी दुनिया की हर एक चीज, जो हवा हम लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, हमारे नीचे की जमीन भी, इस लंबी और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री का सीधा नतीजा है। वो यूनिक कंडीशंस जिन्होंने लाइफ को बनने दिया, सन से परफेक्ट दूरी, एक मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी और लिक्विड वाटर की भरमार, ये सब अरबों सालों में हुए इवेंट्स की एक चेन का नतीजा है। इस स्टोरी को जानना हमें अपने प्लैनेट और कॉस्मोस से गहरा जुड़ाव महसूस कराता है। यह नॉलेज हमें अपने प्लैनेट की फ्रेजिलिटी पर एक जरूरी पर्सपेक्टिव भी देता है। अर्थ के सिस्टम्स, उसके क्लाइमेट से लेकर उसके इकोसिस्टम्स तक, आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक नाजुक बैलेंस जो जियोलॉजिकल टाइम के साथ बना है। अरबों सालों से लाइफ ने खुद प्लैनेट को आकार दिया है। पहले माइक्रोब्स से, जिन्होंने ऑक्सीजन पैदा की, उन फॉरेस्ट्स तक जो आज हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। हम अब हिस्ट्री के ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक स्पीसीज हमारी अपनी इन एंशिएंट सिस्टम्स को ग्लोबल स्केल पर बदलने की पावर रखती है।
ये समझना कि इस दुनिया को हैबिटेबल बनने में कितना समय लगा, हमें इसकी रक्षा करने की गहरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए। इसके अलावा अर्थ के बनने की स्टोरी हमारी जिज्ञासा और एक्सप्लोर करने की ड्राइव को बढ़ाती है। अपने प्लैनेट की जियोलॉजी का स्टडी करके हम सीखते हैं कि दूसरी दुनिया में क्लूज कैसे ढूंढें। जब हम रोवर्स को मार्स पर भेजते हैं या प्रोब्स को दूर के मून्स पर, हम उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स और कंडीशंस की तलाश कर रहे होते हैं जो यहाँ लाइफ का कारण बनी। क्या लिक्विड वाटर कहीं और मौजूद है? क्या लाइफ के लिए केमिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज कई मायनों में अर्थ की अपनी स्टोरी का एक अलग वर्जन ढूंढना है। यह जानने की एक क्वेस्ट है कि क्या हम अकेले हैं या यूनिवर्स की विशालता में लाइफ का मिरेकल एक से ज्यादा बार हुआ है। आखिर में अर्थ के जन्म की कहानी हमारी कलेक्टिव स्टोरी है। यह गहरे कैनियंस की चट्टानों में लिखी है, पोलर कैप्स की आइस में और हर लिविंग थिंग के डीएनए में। यह हर इंसान को न केवल एक दूसरे से जोड़ता है, फोर्स की प्लेनेट के पूरे हिस्ट्री से भी। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक एंशिएंट और प्रीशियस दुनिया के टेम्पररी कस्टोडियंस हैं। इसके पास्ट से सीखकर हम अपने प्रेजेंट को बेहतर समझ सकते हैं और फ्यूचर के लिए समझदारी भरे चॉइस कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि अर्थ पर लाइफ की रिमार्केबल स्टोरी आने वाली जनरेशंस के लिए जारी रह सके। यह एक लेगेसी है जो वास्तव में प्रिजर्व करने लायक है।